नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और हम इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। क्योंकि पूरा शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ के ऊपर। यह वो पथ है जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने बदला, लेकिन विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए। ये वो पथ है जिस पथ पर आकर नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में इस देश में अमूल चूल परिवर्तन करा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का दांव खेल रही है, पोलराइजेशन कर रही है। 190 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है, बीजेपी अपना खा चुकी है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी मौजूद हैं। लेकिन हरदीप पुरी जी, ये कर्तव्य पथ वो है जिसका नाम भी बदला और नई संसद भी दिख रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आपने भी यहां पर काम किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2014 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 50 वर्ष पहले, ऑलमोस्ट 50 इयर्स टू द डे, मैंने इसको राजपथ कहते थे, आज इसको कर्तव्य पथ कहते हैं। मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी 50 साल पहले, और मैंने देखा कि 2014 से पहले क्या हुआ था और 2014 के बाद क्या हुआ है। ये जो आप कर्तव्य पथ शानदार देख रहे हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग देख रहे हैं, अभी नई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स आएंगी, एटसेट्रा। ये जो विकास का कार्य हुआ है, सिर्फ इस एरिया में नहीं, देश भर में उसके आंकड़े जो हैं 10 साल के, वो अगर आप देखा जाए तो पिछले 1947 से लेके मिलाकर वो एक तरफ हैं और ये दूसरे। इसलिए विपक्ष के पास सॉलिड अचीवमेंट्स और दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए वो जो भी हम करते हैं उस पर वो सवाल उठा लेते हैं। और मंच तैयार है। जैसे मैंने पहले सवाल पूछा, 190 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है, लेकिन यहां से स्थिति क्या दिखती है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पहला दौर बहुत कमजोर गया है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही है। देखिए, विपक्ष का कहना कि पहला फेज अच्छा गया या नहीं गया, वो तो पता लगेगा जब नतीजे आएंगे 4 जून को। 4 जून को। पर दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी दल हैं, जो विपक्ष की अलायंस है, इंडिया अलायंस जी, आप इनका प्रोग्राम देखें तो आप ये सवाल पूछिए कि मान लीजिए खुदा ना करे और 4 जून को जो नतीजे आते हैं, उन नतीजों में निकलता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है इंडिया अलायंस, वो आ जाते हैं, तो वो क्या करना चाहेंगे 2024 से लेके आगे बढ़कर अगले डेकेड्स में क्या करना चाहेंगे। तो दो इश्यूज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1969 में इन्होंने गरीबी हटाने का नारा लगाया था, और ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन था, इसको अगर एनालाइज करें तो क्या था, मैं तो भूल गया था। 1974 में मैंने आपको बताया, मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की जी। इन्होंने 1963, 1974 इस एरिया में कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम लाए थे। मान लीजिए हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो भी उनके पास अगर डिपॉजिट है, जो भी पैसा है, उन्होंने कहा 18% इसको 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आपके पास कोई खटाखट वाली स्कीम नहीं है जो महंगाई कम कर दे? तो राहुल गांधी जी के पास है। पहले तो ये बताइए कि आप रियल वर्ल्ड में रहते हैं या कि मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं? दुनिया भर में रहते हैं हम लोग सब। हाथ खड़ा करिए जो रियल वर्ल्ड में रहते हैं भाई। अच्छा, लेकिन खटाखट महंगाई खत्म करने की स्कीम है कोई बीजेपी के पास? राहुल जी के पास है? राहुल जी की स्कीम पे मैं आ रहा हूं। पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड का बता दूं जी। 6 अप्रैल को राहुल जी ने एक भाषण दिया, ये खटाखट वहीं से आया जी। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम एक्सरे करवाएंगे, दुनिया भर में जो हो रहा है इंडिया में एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में क्या करेंगे, पता करेंगे कितनी संपत्ति है लोगों के पास, और फिर कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। क्रांतिकारी कदम क्या उठाएंगे कि अगर आपके पास वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
पहली बात, देखिए एक इनहेरिटेंस टैक्स नाम की चीज है जी, विरासत टैक्स। हाँ, वो पहले भी था। जब इंदिरा जी गुजर गई तो राजीव दी को, उनके बच्चों को, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को, इंदिरा जी को $1,73,000 के करीब मिलना था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इनहेरिटेंस टैक्स जो लगा हुआ था वो पे करना पड़े, तो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को ही कर दिया। तो ये एक ऐसा आउटफिट जी। है जो अपने परिवार के लिए कानून भी बदल सकते हैं, और आज उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आ सकते, तो जी। इस समय ये खटाखट वाली मशीन लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि अब चर्चा यह है कि वायनाड का चुनाव संपन्न हो गया, अब राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और स्मृति ईरानी को हराएंगे और वहां से फिर इसी संसद में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। पहले तो जहां तक मुझे याद है, राहुल गांधी जी अभी तो ही इज आउट ऑन बेल, सोनिया जी और ही इज आउट ऑन बेल, और यहाँ से भी सस्पेंडेड है। तो यहाँ आने के लिए उनको या वायनाड या कहीं और से अगर इलेक्शन लड़ना चाहे वहां से जीतना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है वायनाड में कांग्रेस और लेफ्ट भी लड़ रही है, सीपीआई की एनी राजा लड़ रही है, तो मुझे लगता है वो सीट भी बीजेपी के पास जाएगी, और अगर स्मृति जी के खिलाफ लड़ेंगे तो वहां तो उनका डिपॉजिट भी फॉरफिट होगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो फिर 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान उठाने की क्या जरूरत थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोट करा डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कहा कि मनमोहन सिंह ने बोला था कि संसाधनों पर जो पहला राइट है वो एक खास कम्युनिटी का है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात बोली। जेपी नड्डा ने भी आज 2009 के वीडियो को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कोट किया। क्या आपको लगता है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अगर कांग्रेस शासन में आएगा तो ओबीसी एससी एसटी, इंडिया अलायंस अगर शासन में आएगा तो ओबीसी एसटी एससी इनका आरक्षण समाप्त कर देगा और मुस्लिम्स को देने जा रहा है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, पहले बात तो कांग्रेस अगर पावर में आएगी, ऑफिस में आएगी, तो मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबिलिटी है। इनकी पिछली बारी कुछ 40-42 सीटें थी, 52 थी सर, 52। अच्छा, इस साल 40-42 ही आएंगी। तो इसलिए मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि ये हम ऐसी बात नहीं करें। पहले हमने ये मुद्दा नहीं उठाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हमने बात इसलिए की क्योंकि ये हमारे जो युवा नेता हैं लोकप्रिय राहुल गांधी जी, इन्होंने मुद्दे उठाए, उससे ये मुद्दे उठे। अच्छा, उन्हें युवा मानते हैं आप अभी भी? नहीं, युवा की परिभाषा क्या है? अब मेरी 72 साल उम्र है, मैं भी अपने आप को यंग फील करता हूँ। सो एज इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, पर इसकी भी उम्र कुछ 50 होगी कि नहीं? 50 तो प्लस ही है। तो पर ये तो अभी रीलॉन्च हो रहे हैं ना, तो ये नदर फॉर्म ऑफ यूथ में रीलॉन्च हो रहे हैं जी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और कब कहा था, और एक बार नहीं कई बार कहा था। उन्होंने ये कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, दैट द माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority has the first right on the nation's resources। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। और उसके बाद इनमें से कई लोगों ने कहा कि जो ओबीसी को कंसेशन या रिजर्वेशन जो भी आप कहें, वो वहां से लेके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में देने चाहिए। मैं उस चीज के साथ लड़ नहीं रहा, वो तो उन्होंने कहा था, उस समय भी हमें ज्ञान था इसके बारे। आज उसकी क्या इंप्लीकेशन है? आज उसकी इंप्लीकेशन ये है कि जब राहुल जी ने ये स्टेटमेंट की कि मैं एक्सरे करवाऊंगा, खटाखट गरीबी कम करूंगा, तो उस गरीबी कम करने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास से 1500 रुपए है तो मैं बांट दूंगा 10 लोगों के बीच में। तो ये हुआ है, और उसमें फर्स्ट राइट वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री की इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी हुई है, नोटिस भी हुआ है, एक विपक्ष की ओर से ये बात है, और ये बात ये है कि हिंदू मुसलमान करने का चुनाव को प्रयास है, पोलराइज करने का प्रयास है। देखिए, हमारी तरफ से कोई पोलराइजेशन नहीं करने का प्रयास है, और ना ही हम कर रहे हैं। करते ये खुद हैं, जब हम उनको पॉइंट आउट करते हैं उनकी फॉल्ट लाइन में कि आपने ये कहा, उस समय ये आके कहते हैं ये तो पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न और है, ईवीएम को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मिल गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मिल गया। देखिए क्या करते हैं। अच्छा, ईवीएम, आप में से फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? ये बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे। देखिए, आप जब भी वोट डालने जाएंगे, आप इस सवाल को ले चलना। क्यों? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है, आप देखिए ईवीएम्स कब इंट्रोड्यूस हुए, कभी वो ईवीएम के बारे में बात नहीं करती,
पर जब भी वो चुनाव हारती है तो वो कहती है कि ईवीएम फॉल्टी है। नाउ ईवीएम कैन ईदर बी फॉल्टी और इट कैन बी राइट, पर ये नहीं, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि कांग्रेस पार्टी जीती तो ईवीएम ठीक हो गया। बीजेपी चुनाव से पहले बोल रही थी अब की बार 400 बार, लेकिन जब पहला चरण का चुनाव हो गया उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऐसी रैली, ऐसी कोई बयान नहीं आया, तो क्या बीजेपी घबरा गई है पहले चरण? घबरा गई है। और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि बीजेपी के पास कैसी वॉशिंग मशीन है कि जो भी इनमें जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, जैसे अजीत पवार जी है ना, हेमंत बिस्वा जी, वो सब। बढ़िया सवाल। सर बीजेपी अहम मुद्दों को पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, मुद्दों को भटका क्यों रही है? पहला सवाल आपका क्या था कि बीजेपी क्या फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं क्या है, क्या 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 बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं? नहीं कम नहीं आ रही। मैं आपको जरा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं जी। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हमारे 303 सीट थी। अगर उसमें 10% हमारी ज्यादा आती है तो 330 हो जाती है, 15% ज्यादा आती है तो 345 हो जाती है, और हमारे जो एलाइज हैं एनडीए के उनके 30-40 भी हो जाते हैं, हम 370-380 हो जाते हैं। 400 एक सेंटिमेंट है। अगर आपको 380 जीतनी है तो आप ये नहीं कहेंगे 350। अगर आपको 380, अब जैसे मेरी डॉटर्स कहती हैं कि जब मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं इतने साल का हूं तो कहते हैं आप आधा, अगर 4 महीने रह ले तो आप 1 साल आगे कर लेते हो। तो मतलब आएंगे 380 बोल 400 रहे हैं? नहीं मैं देखिए जब चुनाव शुरू होता है तो एक परसेप्शन सेटिंग होती है। उस समय हमने कहा इस बार 400 पार जी होगा, इसी बार 400 पार। बट पहले राउंड के बाद हमने जो देखा है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है हम उसी फिगर पे जा रहे हैं, पर वो 400 होगा या 380 होगा वो तो नतीजे बताएंगे। लेकिन एक सवाल और आया कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो खटाखट सफाई करके दे देती है? ऐसा है, ऐसी कुछ है तो बताइए, ये लोग भी इस्तेमाल करें उसका। नहीं आपने तो अभी, आपको तो वॉशिंग की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिल्कुल साफ दूध के धुले हो। अभी तो आप पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे हो। होता क्या है कि हमारे यहाँ आप कोयम्बटूर में रह रहे हो तो आप बठिंडा में सेटल करने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप एक पार्टी में हो, आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, कोई बात नहीं। हमारी एक कंडीशन होती है कि आप अगर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हो, आपका जो आपकी विचारधारा है, नेशन फर्स्ट वैल्यू सिस्टम, अगर उसको मीट करते आ जाए। आप ये देखिए, वो कहते हैं जी ईडी के जो सारे केस, अरे भाई जो भी ईडी केसेस इन्वेस्टिगेट करती है उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिकल है। आप मेरे को ये बताएं कौन सा आदमी, कौन सा पॉलिटिकल वर्कर किसी और पार्टी से आया हमारे बीच और उसकी व्हाइट वॉशिंग हो गई है? ऐसा नहीं होता। अगर केसेस हैं तो केसेस चलेंगे। लेकिन ये अजीत पवार आपको लगता है कि वो देश बनाने के लिए निकले हैं? अजीत पवार साहब, क्या आपको लगता है अशोक चौहान जो कि आदर्श कैंप के आरोपी थे वो देश बनाने के लिए निकले हैं? अब मैं आपसे ये सवाल पूछा, राहुल गांधी क्या देश बनाना चाहते हैं स्पेन में रह के? नहीं, ये क्या सवाल है? कोई नहीं, राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी क्या जान के इटली से आई इंडिया का देश बनाने के लिए? ये क्या सवाल है? देखिए अजीत चौहान, अजीत पवार जो भी है ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं। अगर ये आए हमारी तरफ तो जिसने भी निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया होगा। जी बिल्कुल। आखिरी राउंड है। आपके वन लाइनर्स बड़े फेमस होते हैं, तो हमने एक सोचा आपके साथ रैपिड फायर राउंड ही कर लें। पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूं वो है सुनीता केजरीवाल। Dying to assume leadership of आम आदमी पार्टी। ओके, चलिए अब मेरा अगला नाम है आपके सामने, प्रियंका गांधी वाड्रा। Could have been launched, but was not launched. ओके, लास्ट एंड द फाइनल नेम, राहुल गांधी। A startup that has been launched many times. This is the last occasion, last chance for a relaunch. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पे आए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं